हौसलों की उड़ान को पंख देंगे, आपको एक नया सा रंग देंगे। अगर आप साथ दो हमारा तो आओ फिर, सफलता की राह हम बुलंद देंगे। आसमान तक चीखेगी चिंगारी हमारी, हमारा वादा है हम हर कुछ बदल देंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनन्या और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीजा क्लासेस पर। और आज फिर से लेकर के आई हूं एनसीईआरटी श्रृंखला, जिसमें कि हम आज अध्याय 6 पढ़ेंगे, क्लास 6 की पॉलिटी का। और कल हमने देखा था कि जो है ग्रामीण प्रशासन कैसे कार्य करती है, अर्थात उसमें हमने देखा था कि पंचायत क्या है, ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है और पंचायत की पूरी व्यवस्था कैसी है, उसका संवैधानिक ढांचा कैसा है, संवैधानिक प्रावधान कैसे हैं। हर एक चीज को हमने बहुत अच्छे से कवर किया था। जाना था पंच क्या है, सरपंच क्या है, और हमने देखा था वीडियो, सचिव और डीएम के बारे में। आज दोस्तों हम उसी एनसीईआरटी के श्रृंखला को आगे लेकर चलते हैं और आज हम देखेंगे कि गांव का प्रशासन कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी पे आने से पहले हर रोज की तरह मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ जो है इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ। देखिए क्या होता है ना कि पंचायत तो है बच्चों, पंचायत क्या है कि नदी नाले कैसे बनवाना है, अगर कुछ टूट गया है उसकी मरम्मत कैसे करवानी है, या फिर अगर गांव का जो है विकास कार्यक्रम को कैसे चलाना है, ये तो पंचायत देखेगी। लेकिन सवाल ये है कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं गांव में। अब दो व्यक्ति में यदि भूमि को लेकर के विवाद हो जाता है तो क्या प्रधान के पास वो विवाद जाएगा? क्या प्रधान उसका सॉल्यूशन करेंगे, या फिर प्रधान जो है ये देखेंगे कि ये जमीन किसका है एक्चुअल में, और जो है ये विवाद का निपटारा कैसे हो? आपका क्या जवाब है? आप कहोगे हाँ जी नहीं। देखिए, जो गांव है वहां तो सरकार के तौर पर स्थानीय सरकार है ही, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ही, लेकिन वहां जो है प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा कैसा है, आज जब हम ये जानेंगे तो हम गांव की पूरी व्यवस्था को समझ पाएंगे। तो देखिए, जो आपकी एनसीईआरटी है बेसिकली ये बताती है कि गांव में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो 2 स्तर पर है। हालांकि इसमें क्योंकि ये बच्चों के लिए लिखी गई है तो इसमें क्लियर वे में आपको ये समझाया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ दूंगी क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो और अगर आप क्लास 6 के बच्चे भी हो और इस वीडियो को देख रहे हो फिर भी आपके लिए यूजफुल होगा। देखिए, आपके एनसीईआरटी जो बताने का प्रयास करती है एक्चुअली वो कहती है कि जो गांव का प्रशासन है, जो ग्रामीण प्रशासन है, जो ग्रामीण प्रशासन है बच्चों, आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है कि यदि गांव में प्रशासनिक चीजों को लेकर के, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई जमीन का एक टुकड़ा है, मान लीजिए आपके एनसीईआरटी कहानी से भी बताएगी, मान लीजिए एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति समझ लेते हैं, राम और श्याम समझ लेते हैं। मान लीजिए क्या किया कि राम ने श्याम के जमीन का जो मतलब राम ने जो अपना जमीन का जो बॉर्डर लाइन है वो थोड़ा सा आगे कर दिया, मतलब कि वो श्याम की जमीन का थोड़ा सा हिस्सा भी अपने क्षेत्र में दिखा रहा है। तो जो श्याम है वो इस चीज को लेकर के गुस्सा हो जाता है कि ये तो मेरा बॉर्डर लाइन था, लेकिन राम मानने को तैयार नहीं है। तो अब ये विवाद कहाँ जाएगा? अगर ये विवाद प्रधान तक जाएगा तो प्रधान ये कैसे डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में वो जमीन का जो टुकड़ा है वो है किसका? तो इसके लिए जो है इस छोटे छोटे चीजों के निपटारा के लिए ग्रामीण स्तर पर एक प्रशासन की व्यवस्था की गई। क्यों? क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे कि हमने क्या बताया था आपको कि जो केंद्र सरकार है वो गांव के जो है विकास कार्यक्रम को सही प्रकार से नहीं कर सकती, क्योंकि कई छोटे छोटे गांव हैं, कई सुदूर गांव हैं। अब केंद्र सरकार वहां बैठ करके जो है हर एक गांव का तो विकास कार्यक्रम और विकास की समस्याओं को नहीं जान सकती है। वैसे ही जो अन्य शहरों में, जो बड़े शहरों में या फिर जो राज्य स्तरीय प्रशासन कार्य करती है, अब वो क्या करेगी, गांव के प्रशासन की समस्याओं का निपटारा उस प्रकार से नहीं कर सकती है। तो इसके लिए क्या किया गया, जो है स्थानीय प्रशासन या ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था की गई। बेसिकली आपकी एनसीईआरटी ये कहती है जो ग्रामीण प्रशासन है वो 2 जो है स्टेप पे काम करती है। देखिए, एक है आपका राजस्व प्रशासन या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, एक है आपका राजस्व प्रशासन।
आपकी पूरी एनसीईआरटी बच्चों इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और एनसीईआरटी जो कि बच्चों के लिए लिखी ये बिखरा हुआ है, इसको हम समेटेंगे। देखिए, और दूसरा है आपका पुलिस प्रशासन। आपका आज की क्लास में ना बहुत बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर होने वाला है। एक है पुलिस प्रशासन। अब ये जो आपकी पूरी एनसीईआरटी है ग्रामीण प्रशासन में इन्हीं दो प्रशासन की बात करेगी। जब वो राजस्व प्रशासन की बात करेगी तो वो निम्न जो है पोस्ट की बात करेगी, वो कहेगी पटवारी। हालांकि आपकी एनसीईआरटी इस पोस्ट का बात नहीं करती है, लेकिन फिर भी आप दिमाग में रखिए, एक होता है कानून गो, ओके, फिर आता है तहसीलदार, तहसीलदार, फिर आते हैं एसडीएम और फिर आएंगे डीएम। और जब हम पुलिस प्रशासन में आते हैं बच्चों तो थाना और आती है पुलिस। ठीक है, अब हम यही एनसीईआरटी आपको एक एक करके समझाएगी। पूरे जो है पटवारी क्या होता है और तहसीलदार क्या है, एसडीएम क्या होता है, डीएम क्या होता है, यही प्रशासन का एक ढांचा है जो एनसीईआरटी आपको समझाती है। देखिए, चलिए मैं भी आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देती हूँ इसका, जिससे कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे शब्दों में समझ जाओगे। तो जब हम बात करते हैं बच्चों, जब हम बात करते हैं राजस्व प्रशासन की, तो उसमें मैंने आपको बताया कि पहले आता है पटवारी। तो जब पटवारी की बात करते हैं तो ये जो पटवारी होता है ना, ये जो पटवारी होता है इसका कार्य क्या है कि भूमि के क्षेत्र में भूमि से रिलेटेड, भूमि से संबंधित, भूमि से संबंधित, पिछले क्लास में क्या होता है कि कभी कभी मैं लिखते वक्त जो है शब्दों को गलत कर देती हूँ, तो इसको आप इग्नोर करिएगा, मैं जो बोल रही हूँ आप उस पर फोकस करिएगा। ठीक है, मैं एक्चुअली पढ़ाने में इतना खो जाती हूँ, मुझे ये तक ध्यान नहीं रहता मैं क्या लिख रही हूँ। आगे से मैं भी ध्यान रखूंगी और आप थोड़ा सा उस चीजों को इग्नोर करिएगा। तो क्या होता है पटवारी, भूमि से संबंधित जो भी विवाद है, ठीक है, भूमि में संबंधित जो विवाद हैं उनको ये सुनेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं राम की जमीन है, ठीक है, अब ये मान लेते हैं श्याम की जमीन है, ये मान लेते हैं राम की जमीन है, ये मान लेते हैं। अब इसने क्या किया, इन्होंने क्या किया, अपना जो ये बॉर्डर लाइन था ना, ये जो बॉर्डर लाइन था इसको यहां तक बढ़ा दिया। ठीक है, अब चूंकि इसमें और इसमें जो है इस चीज को लेकर के फाइट हो रहा है। श्याम कह रहा है कि भाई ये मेरा जमीन है जो तुमने अपने सीमा क्षेत्र में डाल दिया है, पर राम जो है इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अब ये क्या करेंगे, ये जाएंगे किसके पास, पटवारी के पास। क्यों जाएंगे, क्योंकि पटवारी के पास जो है सारे जमीनों का लेखा जोखा होता है। जैसे कि आप अभी पढ़ोगे, एनसीईआरटी आपको बताएगी, इसके पास जो है एक लेखा जोखा होता है भूमि का। जैसे कि एक ये लेखा जोखा होता है जिसमें लिखा होता है कि भूमि ये जो एक है ये किस व्यक्ति का है, किस क्षेत्र में है और कहां से कहां तक है। ठीक है, तो ये जो है आंकड़ा पटवारी के पास आता है। अब पटवारी क्या करेगा कि इसको देखेगा और ये देखेगा कि राम की जमीन कहां तक है। तब पटवारी को पता चल जाएगा कि नहीं, ये जो सीमा है ना, ये जो सीमा है ये श्याम की है, मतलब ये जमीन इसने अधिग्रहण किया है। तो फिर ये क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि भाई तुम अपना सीमा हटा दो, यहां से हटाओ, क्योंकि ये यहाँ तुम्हारा यहीं तक है। ये जो तुम्हारे भूमि का आंकड़ा है, जो भूमि का डेटा मेरे पास अवेलेबल है वो यहीं तक है, वो यहाँ नहीं है। ये जो तुमने भूमि लिया था ये इनका है। ठीक है, तो पटवारी का काम यही होता है कि आंकड़ा रखते हैं, ये भूमि का आंकड़ा रखते हैं, किसकी जमीन है, कहाँ तक है, और ये कर भी लेते हैं। ठीक है, ये कर भी लेते हैं, भू राजस्व भी लेते हैं। तो यही है पटवारी। अब देखिए, अब मान लीजिए पटवारी भी तो इंसान है, अब कोई गलती पटवारी से भी तो हो सकती है। तो हो सकता है कि
क्या हो कि इन्होंने जो इनके पास जो डेटा अवेलेबल है वो अपडेटेड ना हो, या इनके पास जो डेटा है उसमें इन्होंने कोई गलती कर दी, तो अब इनका देख रेख कौन करेगा? मतलब ये जो कार्य कर रहे हैं, अब ये कौन देखेगा कि इसमें क्या त्रुटियां हैं या ये सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं नहीं? तो इनके ऊपर जो आते हैं वो होते हैं कानून को, देखते वो होते हैं कानून को, ठीक है, ये होते हैं कानून को। अब इनका क्या कार्य है, मैंने जैसा कि बताया कि ये देखेंगे कि पटवारी अपना कार्य जो है सही प्रकार से कर रहा है कि नहीं। अब इसके नीचे भी एक अधिकारी आते हैं, वो है तहसीलदार, वो है तहसीलदार, ठीक है, ये है तहसीलदार। अब कानून को क्या करता है, कानून को क्या करता है, जिसकी बात आपके एनसीईआरटी नहीं करती है, सो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कानून को क्या करता है कि पटवारी के बारे में जो भी जानकारी है वो किसको देता है, तहसीलदार को देता है, और तहसीलदार जो है इनके कार्यों का जायजा लेती है। मतलब ये पटवारी और कानून को तहसीलदार के अंदर आते हैं, ठीक है, ये तहसील के जो है अधिकारी होते हैं। अब मैं भी बताऊंगी आपको तहसील क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे आप जानते हो हमारा देश जो हमारा भारत है उसको कई राज्यों में बांटा गया है, ठीक है, कई राज्यों में बांटा गया है, कई राज्यों में बांटा गया, जैसे कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है, राजस्थान एक राज्य है, मध्य प्रदेश एक राज्य है, झारखंड एक राज्य है, बिहार एक राज्य है। इस प्रकार से कई राज्यों में हमारे देश को बांटा गया है। वैसे ही क्या होता है कि राज्यों को जिलों में बांटा गया है ना। एक राज्य के अंतर्गत कई जिले होते हैं, आप लोग जानते ही हो, आप लोग भी किसी स्पेसिफिक राज्य के किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट से जो है बिलोंग करते होंगे, तो राज्य को कई जिलों में बांटा गया। वैसे ही प्रशासनिक सुविधाओं के लिए जिलों को भी कई इकाई में बांटा गया है, ठीक है, जिलों को भी क्या किया गया है, कई इकाई में बांटा गया है, जिलों को भी कई इकाई में बांटा गया है उसकी प्रशासनिक सुविधाओं के लिए, जिसको सब डिवीजन कहते हैं। ओके, वहां का जो अधिकारी होता है उसको एचडीएम कहते हैं, और जो डीएम होता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्य करता है, मतलब पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे जिले के अंतर्गत सारे कार्यों का देखरेख करता है। और फिर जो है ये जो सब डिवीजन है, सब डिवीजन जो एसडीएम है, एसडीएम के नीचे जो है तहसीलदार आते हैं, तहसीलदार जो है कानून को और पटवारी की जो है जायजा लेते हैं, उनके कार्यों का देखरेख करते हैं। तो ये यही सिस्टम है जो आपके एनसीईआरटी अभी आपको बताएगी। फिर जो तहसीलदार हैं इनके नीचे आएंगे एसडीएम, और इनके नीचे आएंगे डीएम। डीएम जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के सबसे उच्च अधिकारी होते हैं, आमतौर पर वो एक आईएएस अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी आपको बताएगी। अब देखिए, ये तो हो गया आपका जो है राजस्व प्रशासन, जिसमें कि पटवारी आएंगे, कानून को आएंगे, तहसीलदार आएंगे, एसडीएम आएंगे, फिर डीएम आएंगे। तो ठीक है, तो भूमि से रिलेटेड जो भी संबंधित समस्याएं हैं, आप उन समस्याओं को लेकर के जाओगे पटवारी के पास, ठीक है। तो पटवारी ये बताएंगे कि हाँ भाई, तुम्हारी भूमि का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, इसके मालिक का क्या नाम है, या यदि किसी ने अपना भूमि किसी और को हस्तांतरण कर दिया तो वो अपडेट भी क्या करेगा, पटवारी करेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपकी एनसीईआरटी आपको बताएगी। तो ये बस आप ये याद रखिएगा, ये राजस्व प्रशासन है, ठीक है, जो एनसीईआरटी आपका क्लियर नहीं करती है, लेकिन आपको याद रखना है बच्चों, क्योंकि आप जो है एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो। ओके, उसके बाद एक आता है पुलिस प्रशासन। अभी जो हमने देखा वो था राजस्व प्रशासन, फिर आएगा पुलिस प्रशासन। देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है। एक बात बताइए, भूमि के क्षेत्राधिकार को लेकर के या भूमि को लेकर के जो भी विवाद है वो तो हम लेकर के जाएंगे पटवारी के पास। अब एक बात बताइए, ये विवाद अगर बहुत बढ़ जाए, ठीक है, आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे, मारपीट तक बात आ जाए, तो क्या पटवारी इसका सॉल्यूशन करेगा? जी नहीं। तब आप जाओगे किसके पास? आप जाओगे थाना, और इसका निपटारा कौन करेगी? पुलिस।
यही चीज आपकी एनसीईआरटी आपको बताएगी। और ये सब सुनने के बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी बहुत इजी लगेगी और आप कंफ्यूज नहीं होगे। देखिए क्या है ना कि ये है पुलिस प्रशासन, तो थाना और पुलिस इसके अंतर्गत आती है। अब क्या होता है, किसी भी पुलिस का या किसी भी थाने का एक क्षेत्राधिकार होता है, जो एनसीईआरटी आपकी बताएगी। क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार क्या होता है बच्चों? क्षेत्राधिकार का तात्पर्य है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पे कोई जो है आपराधिक गतिविधि हुई है या जहां पे कोई ऐसी समस्या है जो थाना के अंतर्गत आता है, तो वो क्षेत्र किस थाना के अंतर्गत आता है, तो वही थाना उनकी समस्याओं को सुनेगी और उनका रिपोर्ट लिखेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप इस क्षेत्र में रहते हो, ठीक है, यदि आप, चलिए ये चल नहीं रहा, यदि आप किसी एक जो है स्पेसिफिक क्षेत्र में रहते हो, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं आप अभी जिस क्षेत्र में हो आपके अंतर्गत कोई एक थाना आता होगा ना, जो आपके जो आप जो है उस थाने के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो, तो वो थाना सिर्फ उन्हीं जो है एरियाज के प्रॉब्लम को या उन्हीं एरियाज के बारे में जो है रिपोर्ट लिखेगा या अपना जो है एक्शन लेगा जो एरिया उसके क्षेत्राधिकार में आती है। ठीक है, इसी को कहा जाता है क्षेत्राधिकार। और ये क्षेत्राधिकार है ना, ये पॉलिटी का जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट शब्द है जो आप आगे जा करके भी कई लेवल पे पढ़ने वाले हो। तो ये है थाना। और थाना तो आपको पता ही है, थाना एक प्रकार का एक ऑफिस होता है। ऑफिस होता है किनके? इन कर्मचारियों का, जहाँ पे ये कर्मचारी रहते हैं। तो बस एनसीईआरटी आपकी यही बताती है। बस आपको ये याद रखना है कि जो ग्रामीण प्रशासन है उसमें एक राजस्व प्रशासन होता है और एक पुलिस प्रशासन होता है। भूमि से रिलेटेड जो भी विवाद है वो राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आएगा, अर्थात पटवारी और कानून गो, तहसीलदार, एसडीएम और डीएम। लेकिन अगर कुछ आपराधिक मामलों से संबंधित है, कानून व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित है, तो वो पुलिस प्रशासन के अंतर्गत आएगा, जिसमें थाना और पुलिस की बात होती है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब चलिए हम रुक करते हैं आपके एनसीईआरटी की तरफ। इन विषयों को जब मैं आपको एडवांस पॉलिटी पढ़ाऊंगी तो काफी डीप में पढ़ाऊंगी। अभी आपके लिए जितना समझना काफी है मैं उतना ही बता रही हूँ, नहीं तो फिर आप पे बर्डन फील होगा आपको। देखिए, गांव का प्रशासन। भारत में 6 लाख से अधिक गांव है। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत पड़ती है। इन सबकी व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, अब गांव में झगड़ा, यहाँ पे एक स्टोरी बताएगी एनसीईआरटी। मोहन एक किसान है, ठीक है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतिहर जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था, ठीक है। ऐसा करके उसने मोहन के कुछ जमीन अपनी खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और उनके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच भी थे। हमने बताया था आपको सरपंच के बारे में। फिर भी मोहन ने जो है हिम्मत जुटाई और रघु के घर गया, ठीक है। पूछेगा तो पूछेगा ही। दोनों के बीच कहा सुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया तो उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। बताइए, अब बताइए। देखिए, रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने जो है मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई, ठीक है।
एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, उसने सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए। देखिए यहाँ से आपकी एनसीईआरटी जो है पुलिस प्रशासन के बारे में बताएगी। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे, उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। ये रियलिटी है दोस्तों। अगर गांव में किसी भी प्रकार का विवाद होता है ना, और जब बात पुलिस प्रशासन की आती है, तो काफी लोगों का यह मानना है कि अरे कुछ नहीं होगा, बस पैसे खर्च होंगे। और जो एक गरीब है जिसके पास पैसे हैं ही नहीं, वो सच में हिम्मत नहीं करता कि अपने प्रति जो अन्याय हुआ है उसके विरुद्ध जाकर के थाने में रिपोर्ट कराने का। तो आप अगर ग्रामीण परिवेश से हो तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। ठीक है, पुलिस थाने का क्षेत्र, अब देखिए यहाँ पे क्षेत्राधिकार की बात होगी। थाने जाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। ठीक है, मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। देखिए जो ये मोहन बोल रहा है वो यही बोल रहा है कि जो उसका ये गांव है इस थाने के कार्य क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये फलाना, मान लीजिए कोई भी ये थाना है, ठीक है, ये और ये कोई भी एक विलेज है या कोई भी एक गांव है, तो ये गांव जो है, इस प्रकार के कई गांव होंगे जो इस थाने के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते होंगे। तो इन गांव में कोई भी यदि कानून को लेकर के समस्या होती है या कोई भी आपराधिक मामला सामने आता है, तो वो इसी थाने के अंतर्गत जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं या अपने प्रति हुए अन्याय के बारे में बता सकते हैं। वो कोई और थाने नहीं जा सकते। ठीक है, यही इसी को कहते हैं क्षेत्राधिकार। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करें, जांच पड़ताल करें और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करें। ठीक है, यही क्षेत्राधिकार की बात यहाँ आपकी एनसीईआरटी कर रही है। पुलिस थाने में होने वाला काम, देखिए अब वहां के कार्यों पर देखते हैं कैसे काम होता है। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल करने का समय नहीं है। बताइए, मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी जो है कुछ समस्याओं की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहती है। ठीक है, जो ग्रामीण प्रशासन में जो समस्याएं हैं। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे उसे ना बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। अंततः थानेदार राजी हो गया, चलो मान गया लिखने के लिए। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, अब देखिए राजस्व विभाग। यहाँ तक आपके एनसीईआरटी ने पुलिस और थाने के मतलब कि पुलिस प्रशासन के बारे में समझा दिया, जो मैंने आपको अभी बताया था। अब यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी समझाएगी राजस्व प्रशासन को लेकर के। ठीक है, और चलिए देखते हैं एनसीईआरटी राजस्व प्रशासन को लेकर के क्या कहते हैं। राजस्व विभाग का क्या काम है। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई है। ठीक है, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा सकते थे। बिल्कुल जा सकते थे, पटवारी के पास निकलवा सकते थे वो आंकड़ा और देख सकते थे कि किसका जमीन जो है किस सीमा तक किसके पास है। तो इससे तो सारा कुछ जो है सॉल्यूशन सामने आ जाता, लेकिन आपस में ये लोग झगड़ पड़े, बात थाने तक पहुंच गई। ऐसा कोई तरीका था। देखिए अब आपकी एनसीईआरटी बताएगी, क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड्स होते हैं जिनसे यह पता चल जाए
कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है। चलिए पता करते हैं कि ये कैसे किया जाता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना जो है पटवारी का मुख्य काम होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था पटवारी के बारे में। ठीक है, पटवारी के बारे में तो आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है, पटवारी का कार्य क्या कह रही है आपकी एनसीईआरटी कि जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, ठीक है, पटवारी का कार्य होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो। हालांकि एनसीईआरटी आपको पटवारी को ही कानूनगो कह रही है, लेकिन कानूनगो एक जो है बीच का पद होता है जो पटवारी और तहसीलदार के बीच में कड़ी का कार्य करता है। ठीक है, हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ में दिए गए नक्शे और उनके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा जो है रखा गया गांव के लोगों के जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। ठीक है, जरीब क्या है, देखिए जरीब क्या है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं, मतलब अलग अलग तरीकों से वो खेत का जो खेत को जो है मापते हैं। ठीक है, कई जगहों पर एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल होता है, मतलब खेत नापने के लिए जो लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे ही जरीब कह रहे हैं ये। ठीक है, जरीब कहते हैं। ऊपर की दी गई कहानी में पटवारी मोहन और जो है रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर यह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसकाकर खेत की सीमा बदली गई है। ठीक है, लेकिन ये लोग तो आपस में झगड़ गए, तो ये चीजें कहाँ पे आ गई, कानून व्यवस्था पर आ गई। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वो अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे खसरा के बारे में आप जानिए। खसरा क्या होता है, तो ये एक प्रकार का रजिस्टर होता है जिसमें कि आपकी जमीन का, आपके गांव की जमीन का आंकड़ा लिखा गया होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी जमीन जो है कितने हेक्टेयर में है, जमीन का मालिक कौन है, और यदि बटाई पर दूसरे किसानों का नाम और बटाई का हिस्सा भी लिखा रहता है, जैसे कि दिया हुआ है खसरा 5 करके, आप अपने एनसीईआरटी में देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए जरूरी है कि वह उसको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का कार्य होता है। इस कार्य के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। ठीक है, अब यही बात आपकी एनसीईआरटी बताएगी। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया गया है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील और तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, जैसे कि डीएमए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला अधिकारी होता है, और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व, विभिन्न तरह के जो कर हैं, इकट्ठा होता रहे। वह यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड्स की जो है नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी देते हैं। अगर आप गांव से हो, गांव में रहे हो, गांव से हो, तो आप जानते होंगे कि जो है तहसीलदार की जो है साइन होता है, उसमें तो आपको फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। अब देखिए एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। चलिए आपकी एनसीईआरटी अब हमें दूसरे तरफ लेके जा रही है। तो यहाँ पे देखिए जो है बॉक्स में दिया गया है, किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है।
इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को जो है इसके नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। ठीक है, किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए जाते हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती होगी? भाई कब नहीं पड़ेगी? अभी तो हमने देखा ना कि उसने अपनी मेयर को बढ़ा करके जो है किसका मोहन की जो है जमीन ले ली। ठीक है, तो तब पड़ती होगी या तब पड़ती होगी। कभी कभी हमारा जो है जब हम निवासी प्रमाण पत्र बनाते हैं तब भी जो है हमें इस प्रकार के जमीन के रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए आपकी एनसीईआरटी आएगी, यहाँ पे जो महिलाओं के बारे में बात करेगी, जो उसके प्रॉपर्टी राइट्स की बात करेगी। देखिए, जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं, आज भी होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदल गया है। नए कानून के मुताबिक बेटे, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर का हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होता है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहार परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। देखिए, वह यानी सुधा शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती थी। ठीक है, उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से जो है खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंता में जी रही है, ठीक है, कि जरूरत पड़ने पर वो अपने हिस्से की जमीन से काम चला लेती है। देखिए, होता क्या है कि जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो भी संपत्ति हुआ करता था उसमें क्या था, एक पिता के संपत्ति पे उसके पुत्र का अधिकार था। यही तो था सत्ता का हस्तांतरण या संपत्ति का हस्तांतरण। क्योंकि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पर जो है पिता का वारिस या एक जो है पिता का उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता है, पुत्रियां नहीं होती थी। ठीक है, और यही सिलसिला जो है, यही परंपरा शुरू से चली आ रही थी। आपने कई बार सुना होगा कि लड़कियों के अपने घर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि एक बेटी के तौर पे तो उसके पास अपना कोई जमीन है नहीं, क्योंकि पिता के जमीन से भी उसकी हिस्सेदारी नहीं है, वो नहीं है, वो पराई धन मानी जाती है। ठीक है, मानी जाती थी और आज भी कुछ हद तक मानी जाती है। हम ये नहीं कह सकते हैं ना दोस्तों कि कोई कानून अगर बन गया तो उसका एप्लीकेशन सही प्रकार से हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, कुछ लड़कियां जो हैं आज भी अपने पिता के प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांगती हैं। क्यों नहीं मांगती हैं? क्योंकि कानून तो बन गया है, अधिकार तो दे दिए गए हैं, लेकिन यदि कोई बेटी अपने पिता के जमीन में अपना हिस्सा मांगती है या अपने भाई से अपना हिस्सा मांगती है तो वो एक बहुत बुरी लड़की बन जाती है समाज की नजर में कि ये कैसी है कि ये अपने भाई की जमीन से हिस्सा मांग रही। क्यों? क्योंकि समाज की नजर में उस लड़की का जो घर होता है अपना, वो उसका ससुराल होता है। लेकिन अब कंडीशन देखिए क्या होता है, लड़कियां जब ससुराल जाती हैं तो चूंकि एक बेटी के रूप में तो उसको संपत्ति नहीं मिलता, एक बहू के रूप में भी उसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है। इवन उनसे ये उम्मीद किया जाता है कि जो शादी के समय उन्हें जो उन घर से जो उनकी अपनी संपत्ति मिली है, मतलब जो भी गहने वगैरह हैं, जो भी दिए गए हैं माता पिता के द्वारा, वो माना जाता है कि वो भी उनकी नहीं है, वो भी सामूहिक प्रॉपर्टी है। ये मैं मान्यता बता रही हूँ, मैं कानून नहीं बता रही। कानून के तौर पे तो वो उनकी है, लेकिन मान्यता ये है कि ये सामूहिक जो है संपत्ति है, तो इसको वो अपने लॉकर में नहीं रख सकते। अगर कोई
बहू जाती है शादी के बाद, वो अपने लॉकर में सामान को रखती है, तो उनके ससुराल वालों को या आस पड़ोस के लोगों को ये लगता है कि अरे बहुत गजब लड़की है, मतलब देखो कितनी सेल्फिश है कि अपने चीजों को जो है अपने पास रख रही है, अपना समझ रही है। उनसे उम्मीद किया जाता है कि जरूरत के समय में वो अपनी संपत्ति को निकाल करके अपने पति या अपने परिवार को सौंप दे। ठीक है, यहाँ क्या हो जाता है, देखिए महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर क्यों होती है, हमारी व्यवस्था ऐसी है। जब पिता के घर में हमें अधिकार नहीं मिला, लड़कियों को पिता के घर में अधिकार नहीं मिला, ससुराल गई जो कि उनको अपना घर कहा जाता है, वहां पे उनका अधिकार नहीं मिला, उनके पति की जो संपत्ति होगी वो उनकी पत्नी की नहीं, उनके बेटे की होगी। मतलब फिर महिलाओं की संपत्ति गई कहाँ? महिलाएं क्या कर रही हैं? महिलाएं आपके साथ कार्य कर रही हैं, ठीक है, आपके घर में आपका हाथ बटा रही है। महिलाएं क्या कर रही है? पूरे घर का पालन पोषण कर रही है, खाना बना रही है, एक माँ के तौर पे अपने बच्चों की देखभाल कर रही है। क्यों? क्योंकि वही करेंगे, क्योंकि पिता का कार्य क्या है कि वो बाहर के जो है कार्य संभालेंगे, वो थक के आ रहे हैं, वो ऑफिस का कार्य कर रहे हैं। देखिए व्यवस्था कैसी है दोस्तों कि लड़कियों को आज भी उसी परंपरा के तौर पर दबाया जा रहा है। आज भी लड़कियां अपने इस जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो जैसे लड़कों को मिला हुआ है कि अपने पिता के संपत्ति में जो है हिस्सा कुछ उनका है, उसी प्रकार से उतना हिस्सा जो है लड़कियों का भी है, लेकिन लड़कियां मांग नहीं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड सेट ऐसा बनाया जा रहा है, समाज उनको बुरी निगाहों से देखने लगते हैं। तो जरूरी है, क्या जरूरी है कि जो लॉ बना हुआ है उनका एप्लीकेशन सही प्रकार से हो। जरूरी है समाज को ये एक्सेप्ट करने की कि पिता की संपत्ति केवल पुत्र का अधिकार नहीं है, पुत्रियों का भी अधिकार है। जरूरी है माता पिता को भी जागरूक होने की कि जब वो संतान आपकी है, जब दोनों संतान एक ही प्रकार से जो है धरती पे आए हुए हैं, तो आप दोनों को इक्वल राइट प्रदान करो। और ये कानून बहुत अच्छा है और इसे हर महिला को, हर लड़की को प्रयोग करना चाहिए। तो यही चीज आपके एनसीईआरटी इस बदलाव की बात करती है। लेकिन हम आमतौर पर देखते हैं कि कोई भी कानून जो कानून है वो देखने में ढांचागत रूप से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम समाज में उतरते हैं, समाज को देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि वो कानून केवल किताबों में बंद है, वो समाज के स्तर पर जो है संचालित नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ क्षेत्रों में, कुछ कुछ जो डेवलप एरिया हैं जहाँ का समाज थोड़ा सा बदला है, वहां लड़कियों के इस राइट्स को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज आपकी एनसीईआरटी कह रही है। और ऐसे भी जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, उनको शुरू से जो है, ये कहने की बात नहीं है, उनको शुरू से बहुत ही संघर्षों के बाद जो है अपने राइट्स मिले हैं। उन्होंने मिले नहीं है, कहो कि उन्होंने छीने हैं। तो ये चीजें हैं, हमें ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे आप एक लड़की हो, चाहे आप एक पुरुष हो। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि हम कैसे किसी एक लड़की को कंफर्टेबल फील करा सकते हैं हर मामले में, और कैसे हम अपने अधिकार में से भी उनको उनका अधिकार दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हम सिर्फ अपने राइट्स का यूज करें। देखिए इसमें एक जो है एनसीईआरटी लास्ट में एक बॉक्स बना करके वो आपको बताती है कि अन्य सार्वजनिक कुछ सेवाएं भी होती है, एक सर्वेक्षण। ठीक है, एक सर्वेक्षण की बात है। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया, जैसे पुलिस प्रशासन, हमने आपको बताया ना, पुलिस प्रशासन और जो है राजस्व प्रशासन की बात कुल मिलाकर आपकी एनसीईआरटी करती है। पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। पहले में हमने पुलिस की जो है भूमिका का वर्णन किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें किस तरह की समस्या आती है। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को भी देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दुग्ध उत्पादन समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और जो है खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए। चलिए, ये आपको एक कार्य दे रही है एनसीईआरटी। तो आपकी एनसीईआरटी बच्चों यही कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो आपने आज क्या समझा? चलिए ब्रीफ करते हैं। आपने आज क्या समझा? आपने आज समझा कि राज्य
कई जिलों में बटी हुई है। ठीक है, कई जिला में उसे बांटा गया है। जिला कई तहसील में बटा हुआ है, कई तहसील में बटा हुआ है। राज्य में तो आप देखते ही हो, ठीक है। जिले के स्तर पर आप देखते हो डीएम यहाँ का सर्वोच्च अधिकारी है। यहाँ देखोगे तहसीलदार है, तहसीलदार है, तहसीलदार है। डीएम के अंतर्गत कई तहसील आते हैं, ठीक है। और ये जो तहसीलदार है, इसके नीचे जो होती है वो पटवारी होते हैं। वो क्या होते हैं? पटवारी, जो ग्रामीण स्तर पर जो आपके भूमि का जो है रख रखाव मतलब आंकड़ा रखते हैं कि कहाँ तक क्या सीमा है, खसरा आदि बनाते हैं, रजिस्टर रखते हैं, भूमि का मापन इत्यादि करते हैं। और ये अगर यदि कोई गलती करते हैं तो इनकी जो है कार्यों का जायजा कौन लेता है? वो तहसीलदार लेता है। और इनके बीच में एक कड़ी होता है जिसकी बात आपके एनसीईआरटी नहीं करती, वो होता है कानून गो, जैसा कि हमने आपको बताया, कानून गो। ठीक है। और ये जो व्यवस्था है बच्चों, ये व्यवस्था क्या है? राजस्व प्रशासन है। उसी प्रकार से पुलिस प्रशासन में इनको देखा, आपने देखा थाना और पुलिस के बारे में, ठीक है। और ये जो थाना है, थाना का एक क्षेत्राधिकार होता है, यानी अपना एक कार्य क्षेत्र होता है। इनके अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं उन्हीं के जो है आपराधिक मामलों की, चोर डकैती या फिर कोई ऐसे मामले जो कि कानून की जो है व्यवस्था को चैलेंज करते हैं, तो वो बस उन्हीं स्पेसिफिक जो है अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले, उसके अंतर्गत आने वाले गांव या क्षेत्र की जो है रिपोर्ट कर लिख सकते हैं या वहां का प्रशासन बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। और उनको उसको कहा जाता है, इस जो है चीज को कहा जाता है क्या? क्षेत्राधिकार। तो हम देखते हैं कि थाना जो है अपने क्षेत्राधिकार के ही अंतर्गत कार्य कर सकती है, या हमारे अंतर्गत जो हम जिसके अंतर्गत मतलब हमारा गांव जिस थाने के अंतर्गत आता है, हम उसी थाने में अपना रिपोर्ट लिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है समस्या इस फलाने गांव में हुई और हम जो जाकर के अन्य जो है शहर के थाने में अपना रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूरी व्यवस्था थी। हमने गांव में पंचायत भी देख लिया, पंचायत में हमने देख लिया कि पंचायत जो है किस प्रकार से कार्य करती है। अब आप समझ गए होंगे कि जो है गांव का पूरा प्रशासन या जो पूरा ढांचा है वो कैसे कार्य करता है। ठीक है, आप अब ये समझ गए होंगे। तो अब तो आपको कंफ्यूजन नहीं है कि अब किस जो है कार्य के लिए हमें किसके पास जाना है। अब ऐसा तो नहीं करोगे कि कहीं जमीन का विवाद है आप प्रधान के पास चले गए, जी नहीं, वो गलत आपका कदम होगा। तो आप जब जमीन का विवाद हो तो आप जाना पटवारी के पास, पटवारी से अपने कागज को निकलवाना, जमीन का जो आंकड़ा उनके पास है, रजिस्टर जो है उसमें देखना कि आपकी जमीन कितना से कितना हेक्टेयर तक है। ठीक है, तो उससे आपकी जो है समस्या सुलझ जाएगी। तो ये थी पूरी जो है क्लास, बहुत छोटी सी क्लास थी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग थी और बहुत बेसिक था, जो कि आपकी डेली लाइफ में जो है काम आएगा। तो ये थी। और कल हम लोग देखेंगे शहरी प्रशासन। हमने ग्रामीण प्रशासन का पूरा ढांचा देख लिया, ग्राम पंचायत की बात देख ली, और अब एनसीईआरटी के हम अंत में जो है चलने वाले हैं, मतलब एनसीईआरटी को जल्द ही खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप बनी रहिए। आप बताइएगा आपको मेरी क्लास कैसी लगी। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, मेरे पढ़ाने का तरीका सही लगा, आपको समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हाँ, हमारी वीजा क्लास को आप सब्सक्राइब करके जाएं, इसे अन्यों के साथ साझा भी जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल से फिर मिलूंगी। जय हिंद।